भाग 43। विविधा बोली, मैं लड़ती हूं ना तुमसे तो ठीक है, तुम ही जाओ अकेले अपनी डेट पर, मुझे नहीं जाना कहीं। विक्रम बोला, ऐसे कैसे नहीं जाना? तुम कोई काम बिना लड़े झगड़े से नहीं कर सकती क्या? विविधा बोली, नहीं, तुम्हें पता भी है कि कब से इंतजार कर रही हूं तुम्हारा, और तुम अब आ रहे हो। अब मुझे नहीं जाना कहीं। विक्रम बोला, काम में फंस गया था। विविधा विक्रम को कुछ जवाब देती कि उसकी नजर विक्रम के पीछे किए हुए हाथ पर पड़ी। तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या छुपा रहे हो? विक्रम बोला, नहीं, कुछ भी तो नहीं। विविधा ने आगे बढ़ उसका हाथ अपने सामने कर लिया तो उसे एक गिफ्ट बैग दिखा। विविधा ने जब उस बैग को खोला तो उसमें एक बड़ा ही सुंदर गाउन था। यह देख विविधा ने चौंक कर विक्रम की ओर देखा। यह तुम मेरे लिए लाए थे? विक्रम बोला, नहीं, दयाल काका के लिए। विविधा यह सुन तेजी से हंस दी। छी, काका बहुत गंदे लगेंगे उसमें। विक्रम बोला, यार इसी चक्कर में तो लेट हो गया था मैं। पहले तुम्हारे लिए ड्रेस लेने चला गया, फिर यहाँ पहुंचा हूं। विविधा बोली, लेकिन मैं तो वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती ही नहीं। विक्रम बोला, जानता हूं, लेकिन हर तरह की ड्रेस एक बार तो पहननी चाहिए ना। फिर मेरा मन भी है तुम्हें इस ड्रेस में देखने का। विविधा बोली, प्लीज विक्रम, मैं इस तरह की ड्रेसेस में कंफर्टेबल नहीं हूं। विक्रम अपनी उदासी को छुपाता हुआ बोला, समझ गया था, तभी तो मैंने पीछे छुपा लिया। विविधा बोली, मैं अभी इसे वापस रख कर आती हूँ, तुम यहीं रुकना, बस 2 मिनट लगेंगे मुझे। ठीक है। विविधा गाउन को लेकर ऊपर चली गई। विक्रम उदास हो गया। 5 मिनट से ऊपर हो गए थे, लेकिन अभी तक विविधा नहीं आई थी। वह सोच में पड़ गया कि उसको इतना वक्त क्यों लग रहा है। जब कुछ देर के बाद भी विविधा कमरे से बाहर नहीं निकली तो विक्रम खुद ही उठकर कमरे में गया। वहां उसने देखा कि विविधा गाउन पहनकर खड़ी हुई थी। विक्रम की नजरें जैसे उस पर थम सी गईं। वह उस गाउन में बेहद खूबसूरत लग रही थी। विविधा ने उसकी ओर देखा। कैसी लग रही हूं मैं? विक्रम बोला, हर बार की तरह बहुत खूबसूरत। तुम पर हर तरह की ड्रेसेस अच्छी लगती है। थैंक्स। विविधा ने आगे बढ़कर विक्रम का हाथ पकड़ लिया और दोनों एक साथ कुछ अच्छा सा वक्त गुजारने के लिए घर से निकल गए। दोनों होटल पहुंचे जहां विक्रम ने विविधा के लिए स्पेशल अरेंजमेंट करवाया था। दोनों होटल के बैक साइड में गार्डन की तरफ चल पड़े। वहां की डेकोरेशन देख विविधा रोमांचित हो गई। पूरे गार्डन में हार्ट शेप के रेड कलर के बलून्स भरे पड़े थे, वो भी इतने कि वहां पैर रखने की जगह नहीं थी। विविधा ने थोड़ा और आगे नजर उठाई तो पास ही बनी एक छोटी सी कृत्रिम नदी बनी हुई थी, जिसके बीचों बीच एक स्टेज पर डाइनिंग टेबल लगा हुआ था। उस टेबल के चारों ओर छोटी छोटी लैंटर्न्स लगी हुई थी, जो वहां की खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। विक्रम ने विविधा की ओर देखा और उसकी ओर अपना हाथ बढ़ा दिया। विविधा ने बिना एक पल गवाए उसे अपना हाथ दे दिया। जब पूरी जिंदगी उसने विक्रम के नाम कर दी थी, तो फिर हाथ देने के बारे में क्या सोचना। विक्रम विविधा को उन बलून्स के ढेर से होता हुआ कृत्रिम नदी के किनारे ले गया। वहां पर कुछ ही पलों में नाव आ गई। वह नाव भी बड़ी ही खूबसूरत तरीके से फूलों से डिजाइन की हुई थी। विक्रम ने विविधा को पहले उस नाव में बिठाया और फिर खुद बैठ गया। विविधा को तो यह सब एक फेरी टेल की तरह लग रहा था। वह बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके लिए कोई इतना कुछ करेगा। थोड़ी देर में वो नदी के बीचों बीच उस डाइनिंग टेबल के पास पहुंच गए और स्टेज पर चढ़कर टेबल के सामने रखी चेयर्स पर बैठ गए। विविधा ने आसमान में जब अपने सिर के ऊपर देखा तो अंधेरी रात में ये येलो कलर्स की पेपर लैंटर्न्स तैरती हुई नजर आई। विक्रम ने टेबल पर रखा खूबसूरत फूलों से बना हुआ कियारा उठाया और उसे विविधा के सिर पर पहना दिया। वह कहीं की राजकुमारी की तरह लग रही थी। विक्रम बोला, विविधा, क्या तुम्हें यह सब पसंद आया? विविधा ने उसकी ओर देखा।
इस वक्त वह एक छोटी बच्ची की तरह उत्साहित नजर आ रही थी। पसंद? मुझे बेहद पसंद आया। यह सब बहुत खूबसूरत है विक्रम। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई हंसी सपना देख रही हूं। शुक्र है कि तुम्हें पसंद तो आया। चारों तरफ की खूबसूरती को निहारती विविधा अचानक से दिल में ख्याल आया और वह शक की नजरों से विक्रम को देखने लगी। तुमने तो दोपहर बाद मुझे डेट पर चलने को कहा था, फिर इतनी जल्दी इतनी सारी अरेंजमेंट कैसे हो गई? विक्रम बोला, तुम्हारे जाने के बाद मैंने यहाँ फोन कर दिया था, फिर यह सब तो यहाँ के स्टाफ ने किया है। मैंने तो सिर्फ बताया था कि मुझे क्या क्या अरेंजमेंट्स चाहिए। विविधा बोली। ओह। विक्रम ने गौर किया कि विविधा कुछ और भी पूछना चाहती है, लेकिन झिझक रही है। पूछो, और क्या पूछना है? विविधा थोड़ी उदास सी बोली। मुझसे पहले किसी और के लिए भी तुमने कभी इस तरह की अरेंजमेंट्स करवाई हैं? विक्रम एक पल को उसे खामोश देखता रहा, फिर हंस पड़ा। तुम कुछ ज्यादा ही दिमाग नहीं चलाती? तुम अच्छे से जानती हो कि जब मैं तुमसे मिला था तो कितना ज्यादा रूड था। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैंने उस दौरान किसी को डेट किया होगा, या कोई लड़की मुझे डेट कर खुदकुशी करना पसंद करती? हाँ, थी कुछ ऐसी भी, लेकिन मैंने उन्हें साफ मना कर दिया। बस बात खत्म। और इस एक ही बात को तुम कितनी बार पूछोगी? विविधा अपनी बेवकूफी पर हंस पड़ी। आई एम सॉरी, विक्रम बोला। अच्छा, यह सब छोड़ो, आज मैंने डिनर में सब कुछ तुम्हारी पसंद का ही ऑर्डर किया है। विविधा चौंकी। तो क्या तुम्हें मेरी पसंद पता है? हाँ। विविधा की मुस्कुराहट और खिल उठी। वहां पास में ही हल्की सी आवाज में म्यूजिक बज रहा था। विक्रम उठा और विविधा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ स्टेज पर एक तरफ ले गया। दोनों उस म्यूजिक पर कपल डांस करने लगे। विविधा बड़े प्यार से विक्रम को देख रही थी। विक्रम ने उससे इशारे में पूछा कि क्या देख रही हो? विविधा ने इनकार में सिर हिला दिया और खुद की किस्मत पर मुस्कुराती हुई डांस करती रही। विक्रम ने थोड़ा आगे झुक विविधा के कान में कहा, बता भी दो। अब वह पीछे हट उसके खुशी से भरे चेहरे को देखने लगा। विविधा बोली, थैंक यू सो मच विक्रम, आज की रात को इतना खूबसूरत बनाने के लिए। यह मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में से एक है। विक्रम बोला, थैंक्स तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए, जो तुमने मेरे अंदर किसी कोने में छुपे बैठे पुराने विक्रम को एक बार फिर जिंदा कर दिया। कुछ वक्त तक एक दूसरे की नजरों में नजरें डालें, दोनों डांस करने के बाद वापस अपनी जगह पर बैठ गए और साथ में डिनर किया। काफी देर तक बातें करने के बाद दोनों ने नाव की सवारी की। विविधा पानी के साथ खेल रही थी। विक्रम मुस्कुराता हुआ उसे देख रहा था। उसे खुश देखकर उसे सुकून मिल रहा था कि फाइनली विविधा के लिए कुछ स्पेशल कर पाया, और वह खुश भी है। रात गहराने लगी थी। विविधा को विक्रम की फिक्र होने लगी। मुझे लगता है कि अब हमें चलना चाहिए, विक्रम बोला। क्यों, अभी रुकते हैं ना थोड़ा? विविधा बोली, अजीत ने बताया था ना कि कल्पना ने तुम्हें मारने के लिए सुपारी दी है। मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि जितनी ज्यादा देर होगी सड़कें उतनी ज्यादा सुनसान हो जाएंगी। विक्रम बोला, लेकिन प्लीज विक्रम। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। उसने नाव वाले को इशारा किया और वह उन दोनों को गार्डन के पास ले आया। दोनों वापस होटल में पहुंचे। विक्रम ने आरुषि और काका के लिए आइसक्रीम ली और घर के लिए चल दिए। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि काका और आरुषि जगे हुए थे। विविधा के चेहरे की चमक बता रही थी कि आज वह कितनी ज्यादा खुश है। विक्रम ने काका और आरुषि की तरफ आइसक्रीम बढ़ाई तो आरुषि के साथ साथ दयाल काका भी बच्चे की तरह उस पर टूट पड़े। एक साथ कुछ देर बैठने के बाद सभी अब सोने चले गए। अपने कमरे में विक्रम विविधा के सोने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद जब उसे लगा कि विविधा सो गई है तो वह चुपके से उठा और अपना फोन लेकर बैल्कनी में चला गया। वहां वह बैठकर कल्पना की रिकॉर्डिंग की गई वीडियो देखने लगा। वह देखना चाहता था कि कल्पना के साथ क्या हुआ है। कल्पना की बुरी हालत और उसकी डर से चीख पुकार सुनकर विक्रम को खुशी मिल रही थी। वह सोचने लगा कि अभी तो शुरुआत है कल्पना।
विविधा ने सोते हुए ही करवट ली और विक्रम का हाथ थामने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन वहां कुछ था ही नहीं। यह महसूस कर उसने आंखें खोली तो विक्रम अपनी जगह पर नहीं मिला। उसे गायब देख विविधा बिस्तर पर उठ बैठी और चारों ओर देखने लगी कि वह कहाँ गया। तभी उसे बैल्कनी का दरवाजा खुला दिखा, जहां से विक्रम के हंसने की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। विविधा सोचने लगी कि विक्रम इतनी रात को हंस क्यों रहा है, कहीं पागल तो नहीं हो गया। वह दबे पांव आगे बढ़ी और बैल्कनी से निकल विक्रम के पीछे खड़ी हो गई। उसने विक्रम के फोन में कल्पना की जब बुरी हालत देखी तो दंग रह गई। ये सब क्या है? विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा और चौंक गया। तुम तो सो गई थी ना? विविधा बोली। हाँ, लेकिन अभी जागी। पहले ये बताओ कि कल्पना को तुम कैसे देख पा रहे हो और यह सब क्या चल रहा है? विक्रम बोला, तुम इन सब में मत पड़ो, जाओ और जाकर सो जाओ। चलो। नहीं, तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि ये सब है क्या। विक्रम उसे और परेशान नहीं करना चाहता था। दरअसल मैंने अजीत के घर में कैमरास लगवा दिए हैं ताकि कल्पना की हर हरकत पर नजर रख सकूं। मैंने और मेरे कुछ साथियों ने जो कल्पना के शिकार हैं, मिलकर उसे उसके किए की सजा देने की तैयारी में हैं। इससे मेरे दो काम हो जाएंगे कि कल्पना को उसके किए की सजा भी मिल जाएगी और आरुषि वाला सच किसी के सामने भी नहीं आएगा। विविधा हंसते हुए विक्रम की बलाएं लेने लगी। तुम तो सचमुच के ड्रैकुला हो। विक्रम हंस दिया। विविधा बोली, मुझे भी देखना है सब। विक्रम ने उसे भी वीडियो दिखाई। विविधा भी जोर से हंसने लगी। कितनी डरपोक लग रही है ये। कुछ देर बाद विक्रम ने कल्पना की लाइव रिकॉर्डिंग चलाई तो देखा कि कल्पना अभी तक जाग रही थी। वह वहीं बिस्तर में एक कोने में बैठी थी। विविधा बोली, अच्छा ही है इसका ये हाल, क्योंकि इसने दूसरों की नींद बहुत हराम की है। चलो हम इसे इसकी हालत पर छोड़ देते हैं और सो जाते हैं। दोनों उठकर अपने कमरे में चले गए। विक्रम सोने ही वाला था कि सुकेश का एक मैसेज आया। विक्रम ने वह मैसेज पढ़ा और कुछ पलों तक गहरी सोच में डूबे रहने के बाद थका होने के कारण उसे गहरी नींद आ गई। अगले दिन विक्रम लेट उठा और नहा धोकर ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था कि उसे अपनी गाड़ी के जाने की आवाज आई। उसकी आवाज सुनते ही विक्रम को सुकेश के किए मैसेज की याद आई। वह हड़बड़ाकर जल्दी से घर के बाहर की ओर भागा। वहां जाकर उसने देखा कि उसकी गाड़ी अपनी जगह से गायब है। विक्रम ने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और पूछा, मेरी गाड़ी कहाँ है? सिक्योरिटी गार्ड बोला, उसे तो दयाल काका लेकर गए हैं, आरुषि को लेकर। विक्रम ने यह सुना तो दंग रह गए। क्या? लेकिन क्यों? सिक्योरिटी गार्ड बोला, उनकी गाड़ी में कोई दिक्कत हो गई थी। आपकी गाड़ी बाहर की तरफ तैयार खड़ी थी तो कहकर ले गए कि आता हूं थोड़ी देर में। विक्रम ने तुरंत आरुषि और दयाल काका की सुरक्षा में रखे गए गार्ड्स को कॉल करना चाहा कि वो उसे कुछ ही दूरी पर आते हुए दिखे। विक्रम ने वहां देख और भी ज्यादा हैरान रह गया कि अगर ये यहाँ हैं तो इसका मतलब काका और आरुषि अकेले हैं। वह एक और अकेले में खड़ा हो गया और उन गार्ड में से एक को कॉल किया, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? काका और आरुषि तो मेरी गाड़ी में जा चुके हैं। गार्ड चौंका, क्या? सर, हमें लगा था कि आपकी गाड़ी है तो आप गए हैं बाहर, हमें नहीं पता था कि आपकी गाड़ी में वो दोनों हैं। विक्रम को सुकेश का मैसेज बार बार दिमाग में घूम रहा था कि उसके बॉस ने 2 आदमियों को उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट करने को बोला है। वह जल्दी से विविधा की गाड़ी ले स्कूल की तरफ तेजी से बढ़ चला। उसने सोचा कि काका को फोन करके गाड़ी रोकने को बोल देता है, पर तुरंत ही उसे याद आया कि जल्दबाजी में वह अपना फोन लाना तो भूल ही गया। आरुषि और काका के गार्ड्स भी उसके पीछे हो चले। दूसरी ओर विविधा किचन से निकलकर आई तो विक्रम गायब मिला। वह बाहर निकली तो सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि वो बड़ी जल्दी में दयाल काका के पीछे गया है। विविधा सोचने लगी कि शायद कोई जरूरी बात है। वह कमरे में आई तो विक्रम का फोन वहीं रखा मिला। ओह, विक्रम तो अपना फोन भूल ही गया। थोड़ी देर वेट करती हूँ, अगर विक्रम नहीं आया तो फिर भिजवा दूंगी फोन। विक्रम ने विविधा की गाड़ी की चाबी ड्राइवर से ली
और जल्दी से गार्ड्स को पीछे आने का बोल स्कूल के रास्ते निकल पड़ा। वह पूरे रास्ते ऊपर वाले से दुआ करता रहा कि जब तक वह उन लोगों तक पहुंच जाए गुंडे भी उन तक नहीं पहुंच पाए। विविधा कमरे से बाहर निकली तो हेमंत मिला। विक्रम कहाँ है? हेमंत जो बाहर से ही आ रहा था बोला, भैया तो आरुषि के स्कूल के लिए निकले हैं बड़ी जल्दी में। विविधा को लगा कि शायद कोई टेंशन वाली बात है, तभी वह हड़बड़ी में निकला है, उसे फोन की जरूरत पड़ सकती है। वह हेमंत से बोली, एक काम करो, तुम विक्रम के पीछे जाओ अपनी बाइक से और उन्हें उनका फोन दे देना, क्या पता वहीं से ऑफिस निकल जाए। हेमंत विक्रम का फोन ले वहां से चला गया। विक्रम अभी आधे रास्ते ही पहुंचा था कि उसे एक जगह भीड़ खड़ी दिखाई दी। यह देख उसका दिल बैठ गया। उसने जल्दी से अपनी गाड़ी एक और खड़ी की और दौड़कर उस भीड़ की तरफ आ गया। वह सुन पा रहा था कि वहां एक भीषण एक्सीडेंट हुआ था। विक्रम मन ही मन प्रार्थना करता हुआ लोगों की भीड़ को चीरता हुआ सबसे आगे आ गया। वहां उसने देखा कि वहां किसी और का एक्सीडेंट हुआ था। विक्रम ने राहत की सांस ली कि ये लोग उसका परिवार नहीं है। इतने में वहां एम्बुलेंस आ गई और घायल लोगों को वहां से ले गई। विक्रम भीड़ से बाहर निकला और थोड़ा आगे बढ़ा। तभी उसे कुछ याद आया। वह वापस मुड़ा और भीड़ से भी थोड़ा आगे निकल गया। उसने एक आइसक्रीम पार्लर के पास काका और आरुषि को खड़े देखा। उन्हें देखकर विक्रम की जान में जान आई। एक पल को तो वो वहां खड़ा रह गया, फिर उन दोनों की तरफ दौड़ कर गया। विक्रम काका और आरुषि के पास पहुंचा और उन्हें गले लगा लिया। दयाल काका विक्रम को वहां देख चौंक गए। अरे विक्रम, तुम यहाँ? विक्रम ने उन्हें जवाब दिए बिना अब आरुषि को भी गले लगा लिया। आप लोग ठीक तो है ना? दयाल काका को उसके इस बर्ताव पर शक हुआ। क्या बात है विक्रम, तुम परेशान लग रहे हो क्या गया? हम तो बिल्कुल ठीक हैं। विक्रम ने खुद को संभाला। काका बोले, बोलो विक्रम। कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। झूठ, सच बोलो। मैंने बुरा सपना देखा था और जब जागा तो आप लोग घर पर नहीं मिले। काका और आरुषि हंसने लगे। आरुषि बोली, भाई आप ना कभी कभी बच्चे बन जाते हो, सपने से इतना डर गए। काका बोले, विक्रम तुम घर लौटो, मैं आरुषि को स्कूल छोड़कर आता हूं, वरना ये लेट हो जाएगी। काका आरुषि को लेकर आगे बढ़े कि विक्रम ने उन्हें रोक लिया। आप लोग विविधा की गाड़ी में जाइए, मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा। दयाल काका शक की नजरों से उसे देखने लगे। विक्रम बोला, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, मैं बस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अपनी गाड़ी से ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता हूं। आगे से कोई भी मुझसे जुड़ी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएगा और ना ही इस्तेमाल करेगा। काका, अगर आपकी गाड़ी खराब हो गई थी तो आपको विविधा वाली गाड़ी से आना चाहिए था ना। मुझे पसंद नहीं है अपनी चीजें शेयर करना। काका बोले, ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारी चीजें आज से पहले भी कई बार इस्तेमाल किया है और खुद तुम भी कहते आए हो तब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं थी, तो फिर अब क्या हो गया? तुम्हारी सोच कैसे बदल गई? विक्रम बोला, हाँ तो अब बदल गई तो बदल गई। अब बाल की खाल मत निकालो। ये विविधा वाली गाड़ी की चाबी लीजिए और जाइए, वरना आरुषि लेट हो जाएगी। दयाल काका बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। उन्होंने विक्रम से विविधा की गाड़ी की चाबी ली और उसकी गाड़ी की चाबी दे दी। दयाल काका आरुषि को ले विविधा की गाड़ी से निकल गए। विक्रम ने अब तक वहां पहुंच चुके आरुषि और काका के गार्ड्स को उन दोनों के पीछे जाने का इशारा किया। वह अपनी गाड़ी में बैठता कि हेमंत वहां आ पहुंचा और विक्रम को उसका फोन दे दिया। विक्रम ने उसे वापस भेज दिया और सोचने लगा कि क्या करे। तभी सुकेश का फोन आया और उसने बताया कि 2 गुंडे ट्रक लेकर उसके ऑफिस वाले रास्ते में किस जगह पर उसे मारने के लिए निकले हैं। विक्रम ने राहत की सांस ली कि भगवान का शुक्र है कि गुंडे स्कूल वाले रास्ते की तरफ नहीं थे। उसने पीयूष को कॉल किया और कल्पना को जी भरकर डांटने को कह दिया। वह वापस घर के लिए निकल गया। अब तक अजीत ऑफिस के लिए चला गया था। मिस्टर सिंह कल्पना के घर में पहले ही एडजस्ट किए साउंड सिस्टम की मदद से कल्पना को डराने लगे।
बीच बीच में मानसी भी भयंकर आवाजें निकालने लगी। कल्पना को कोई दिखाई नहीं दे रहा था, बस मिस्टर रमन सिंह की भयंकर आवाजें सुनाई दे रही थी, और आज तो उसके साथ एक चुड़ैल भी थी। कल्पना की डर से घिघी बंद गई। वह कानों को बंद कर उन डरावनी चीखों और आवाजों को ना सुनने की कोशिश कर रही थी। तभी उसका फोन बज उठा। यह होते ही सारी डरावनी आवाजें आना बंद हो गई। कल्पना ने खुद को संभालते हुए फोन उठाया तो दूसरी तरफ से पीयूष की आवाज सुनाई दी। वह काफी गुस्से में लग रहा था। अब कुछ ही दिन बचे हैं तुम्हारी आजादी के। अगर हमेशा आजाद रहना चाहती हो तो मेरी एक एक पाई वापस कर देना इस हफ्ते के खत्म होने तक। कल्पना का सिर घूमने लगा। वह घबराई हुई सी वहीं बैठ गई। विक्रम घर पहुंचा तो विविधा उससे सवाल जवाब करने लगी, लेकिन विक्रम ने उसे भी बहला फुसला दिया। कुछ वक्त बाद वह अपनी ही गाड़ी में ऑफिस के लिए थोड़ा पहले ही निकल गया। सुकेश की बताई जगह से कुछ आगे उसने अपनी गाड़ी खड़ी की और खुद एक तरफ छिप गया। कुछ ही देर में गुंडों का ट्रक आया और विक्रम की गाड़ी खड़ी देख बिना कुछ ज्यादा सोचे जोर से टक्कर मार दी। वह गाड़ी पलटती हुई कुछ दूरी तक खिसकती हुई चली गई। गुंडों ने सोचा कि एक बार चलकर देख लेते हैं कि विक्रम मर तो गया है ना, लेकिन तभी लोगों की भीड़ उस गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ी और कई लोग ट्रक की तरफ भागे। खुद के पकड़े जाने के डर से वो लोग फटाफट से वहां से ट्रक समेत भाग गए। लोगों की पहुंच से दूर होकर उन गुंडों ने अपने बॉस जोरावर को फोन लगाया। हेलो बॉस, हमने उस विक्रम की गाड़ी को उड़ा दिया है। जोरावर बोला, शाबाश, वह मर तो गया ना? एक गुंडे ने बोला, पता नहीं। जोरावर गुस्से में भड़का, पता नहीं का क्या मतलब होता है? गुंडे ने बोला, हमें उसकी गाड़ी बीच रास्ते में खड़ी मिली थी तो उसे उड़ा दिया। जोरावर बोला, बेवकूफों, जाकर देखना था ना कि वह गाड़ी में है भी या नहीं, और है तो जिंदा बचा या नहीं। गुंडा बोला, हम तो गाड़ी को टक्कर मारने के बाद जाने ही वाले थे उसे चेक करने के लिए, लेकिन एक्सीडेंट होते ही भीड़ वहां आ गई और हमारी तरफ भी कई लोग दौड़ पड़े हमें पकड़ने के लिए, इसलिए हम बचने के लिए वहां से भाग गए बॉस। जोरावर गुस्से में बोला, एक काम तुम लोगों से सही से नहीं होता। अब क्या जवाब दूंगा मैं कल्पना मैडम को फोन करके? 1 हफ्ते 2 दिन तो हम लोगों ने यूं ही निकाल दिए। गुंडा बोला, हो सकता है कि वह गाड़ी में ही हो और मर गया हो। जोरावर बोला, वह तो कल के खबर में पता पड़ ही जाएगा। अभी तो फिलहाल तुम दोनों कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। काम हुआ नहीं और शोर पहले मचा दिया, कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस तुम्हें पकड़ ले। अपने फोन भी बंद कर दो। यह सुन गुंडे डर गए और उन्होंने ऐसा ही किया। विक्रम वहां सारा सीन देखकर ऑफिस के लिए निकल गया और वहां पहुंचकर कल्पना को लाइव देखने लगा। मैं भी तो देखूं कि तुम अभी कर क्या रही हो। कल्पना का डर सहमा चेहरा देख विक्रम को बहुत अच्छा लग रहा था। मैं भी तो देखूं कि कब तक तुम इस मेंटल प्रेशर को झेल पाओगी। तुम्हें तोड़कर ही रहूंगा कल्पना। कल्पना बदहवास सी बैठी हुई सोच रही थी कि क्या जिंदगी है उसकी। विक्रम नाम की मुसीबत जिंदगी से निकल नहीं रही। पीयूष के दिए 1 हफ्ते से 2 दिन निकल ही गए और ऊपर से ये रमन। सब कुछ उल्टा हो रहा है जिंदगी में। कल्पना ने जोरावर को फोन किया। कुछ कर भी रहे हो तुम या फिर हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहोगे? जोरावर बोला, मैडम, मेरे आदमियों ने 2 बार कोशिश की उस लड़के को मारने की, पर हर बार वो बच जाता है। कल वो मेरे शूटर से बच गया। वह काफी देर तक निशाना लगाए बैठे रहने के बाद भी उस लड़के को नहीं मार पाया, और आज तो। कल्पना बोली, आज क्या हुआ? आज? जोरावर बोला, मेरे आदमियों ने आज उसकी कार को ट्रक से उड़ा दिया। यह सुनकर कल्पना खुश हो गई। क्या? इसका मतलब विक्रम मर गया? मैं बता नहीं सकती कि कितनी खुश हूं मैं। शाबाश, तुमने कर दिखाया। जोरावर बोला, मैडम, पर एक डाउट है। कैसा डाउट? जोरावर बोला, मेरे आदमियों को नहीं पता कि
वह लड़का उस टक्कर के वक्त उस गाड़ी में मौजूद था या नहीं। इतना सुनते ही कल्पना गुस्से से बौखला गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें उसे मारना ही होगा। मैंने कोशिश की है मैडम, और आगे भी करूंगा। आखिरकार कब तक बचेगा, और क्या पता कि वह आज मर गया हो। कल के अखबार का इंतजार कीजिए, अगर वह आज मर गया होगा तो खबर में जरूर आएगा। कल्पना बोली, मुझे कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए। अगली बार जब मैं तुम्हें फोन करूं तब तुम्हारे पास मुझे सुनाने के लिए अच्छी खबर हो, ध्यान रहे। कल्पना ने गुस्से से फोन फेंक दिया। सब कामचोर हैं। एक बार ये विक्रम मर जाए तो इसकी प्रॉपर्टी हड़पने के बाद यहाँ से सब कुछ बेचकर विदेश चली जाऊंगी, ताकि रमन की आत्मा मुझे तंग ना करे। पता नहीं विक्रम मरा भी होगा या नहीं। बहुत सख्त जान है उसकी। मेरी जिंदगी का सबसे खराब दौर चल रहा है आजकल। सारी मुसीबतें एक एक कर आती ही जा रही हैं, और यह रमन, यह तो भूत बनकर मेरे पीछे पड़ गया है। एक काम करती हूँ, कल किसी भूत प्रेत को भगाने वाले के यहाँ चली जाती हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग।